होशियारपुर के गांव में सुनील अपनी पत्नी बीना और बेटी सलोनी के साथ रहता था। सुनील सिलाई करके बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। एक दिन बीना भगवान कृष्ण की आरती कर रही होती है। आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा का परम दुलारा, बाबा की अखियन का तारा। आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजय। बीना जैसे ही आरती खत्म करती है तो वो देखती है कि सलोनी मुंह फुलाए खड़ी है। क्या हुआ मेरी बच्ची को, इतना उदास क्यों दिख रही है? माँ, मैं इतनी सांवली क्यों हूँ? अरे मेरी गुड़िया, तू तो मेरे कृष्ण जी की छवि है, इसलिए तेरा रंग सांवला है। तू तो सबसे सुंदर है, समझी मेरी सांवरी सलोनी। एक दिन सलोनी के स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। स्कूल में सभी को नए कपड़े पहनकर आना था। तभी सलोनी की क्लास में पढ़ने वाली अनु कहती है, अरे अब ये काली कोयल कहाँ से लाएगी नए कपड़े? सुना है इसके बाबा तो एक गरीब दर्जी हैं। हाँ, ये काली कोयल तो हमेशा पुराने कपड़े ही पहनती है, उसी में से कुछ पहन कर आ जाएगी। सलोनी का मजाक उड़ाकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। सलोनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते घर जाती है और अपने पिता से कहने लगती है, बाबा, मैं परसों स्कूल नहीं जाऊंगी। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और हम सबको नए कपड़े पहनकर स्कूल जाना है। तू रो मत मेरी बच्ची, अपनी सुंदर सी गुड़िया के लिए सुंदर सी ड्रेस तो मैं सिल दूंगा, लेकिन उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक बड़ा पुराना कपड़ा रखा हुआ है, पर है वो बेरंग। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास उसका भी तोड़ है, मैं उसको रंग कर सुंदर सा बना दूंगी। अरे वाह, इसीलिए तो कहते हैं माँ बाप भगवान समान होते हैं। आप दोनों ने मेरी समस्या चुटकियों में हल कर दी। सलोनी मेरी बच्ची, हमेशा एक बात याद रखना, अगर इंसान के हौसले बुलंद होना तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। 2 दिन बाद वो अपने पिता द्वारा बनाई गई ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। ड्रेस बहुत सुंदर सिली होती है। तभी वहाँ अनु और नेहा आ जाती हैं। अरे देखो तो जरा, ये काली कोयल भी नए कपड़े पहन कर आई है, पर कितने भी नए कपड़े पहन ले, लेकिन अपने इस काले रंग को कैसे छुपा पाएगी? रहेगी तो वही काली कलूटी। बिल्कुल सही कहा। वैसे ये नाम इस पर काफी सूट कर रहा है। इसके माता पिता को तो सलोनी बदलकर इसका नाम काली कलूटी ही रख देना चाहिए। इसके बाद दोनों उसको चिढ़ाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। काली कलूटी बैंगन लूटी, काली कलूटी बैंगन लूटी। फिर सलोनी उदास मन से घर चली जाती है। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर ऊपर वाले ने मुझे काला बनाकर भेजा है, सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बच्ची, इंसान की पहचान उसके रूप से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है, और तुम तो बहुत ही गुणी और ईमानदार हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन स्कूल में आग लग जाती है और आग लगने के कारण स्टोर रूम में रखे कपड़े जलकर खाक हो जाते हैं। इस बारे में टीचर फोन पर किसी से बात कर रही होती हैं। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टोर रूम में रखे सारे कपड़े जल चुके हैं और 2 दिन बाद स्कूल की ट्रस्टी आ रहे हैं भरतनाट्यम का प्रोग्राम देखने। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी ड्रेसेस का बंदोबस्त कैसे होगा। क्लास में सभी बच्चे ये बात सुन रहे होते हैं। मैडम, मेरे बाबा एक दर्जी हैं और उन्होंने मुझे भी कटिंग का काम सिखा दिया, तो हम सब मिलकर ये कर लेंगे। ये काम इतना आसान नहीं है सलोनी, 2 दिन में इतना सारा अरेंजमेंट कैसे होगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम, मेरे बाबा हमेशा कहते हैं, अगर इंसान के हौसले बुलंद हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मैडम, आप इस काली कोयल पर भरोसा मत करो, ये काली कोयल आपके नाम पर कालिक पोत देगी। हाँ मैडम, आप इसकी बातों पर भरोसा मत करो। लेकिन मैडम उन सब की बातों पर भरोसा न करके सलोनी से कहती हैं, अभी वक्त बहुत कम है, जल्दी चलो। मैडम और सलोनी वहाँ से चले जाते हैं और फिर अनु और नेहा हंसने लगते हैं। देख लेना, मैं कह ही देती हूँ, ये काली कलूटी तो मैडम का नाम डुबा कर रहेगी। सलोनी घर आकर अपने बाबा को सब समझा देती है। फिर सलोनी और सुनील दिन रात एक कर देते हैं इस काम को पूरा करने में। सलोनी और बीना कटिंग करती तो वहीं सुनील सिलाई का काम करता। 2 दिन में सारे कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं और जब सलोनी स्कूल में मैडम को वो कपड़े देती है तो मैडम हैरान रह जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी और इतने सारे कपड़े पूरे हो जाएंगे उसे भी उम्मीद न थी।
सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद मैडम सलोनी को स्टेज पर बुलाती हैं और कहती हैं, बच्चों, सलोनी ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इसके बाद सभी बच्चे उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। जैसे ही सलोनी स्टेज से नीचे आती है तो अनु और नेहा उसके पास जाती हैं और उससे कहने लगती हैं, हमें माफ कर दे सलोनी, तेरा दिल बहुत सुंदर है, तू बहुत अच्छी है। हाँ, हमने तुझे समझने में गलती की, हमें माफ कर दे। अब हमें समझ में आ गया है कि असली खूबसूरती ऊपरी सुंदरता में नहीं है। इसके बाद सुनील की मेहनत और उसके हाथ की सफाई रंग लाई और सारे गांव में उसी के नाम के चर्चे होने लगे। अब सभी गांव वाले उसी से कपड़े सिलवाते। स्कूल से आने के बाद सलोनी भी अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी वो फेमस हो जाता है और उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है। बहुत जल्द सुनील ने अपनी एक टेलरिंग की बड़ी सी दुकान खोल ली। समय बीतता गया। अब सलोनी भी बड़ी हो गई थी और वो पढ़ लिख कर बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है। अब वो लोग काफी अमीर बन गए थे। इसके बाद सलोनी की शादी भी एक बड़े घराने में हो जाती है और वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगर में राजा कृष्णदेव राय राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चिंता थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सोमलता भी इस बात से बहुत दुखी थी। एक बार सोमलता अपने बाग में एक तालाब के पास टहल रही थी। वहीं एक सांप एक मेंढक को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ा था और मेंढक टर्र टर्र की आवाज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये इतनी तेज आवाज, ये तो किसी मेंढक के शोर की आवाज है। ये सांप इसे खा जाएगा, मुझे इस मेंढक को बचाना होगा। रानी एक डंडे की सहायता से सांप को डराती है और सांप मेंढक को छोड़कर झाड़ियों में भाग जाता है। शुक्रिया रानी, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। नहीं तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे वापस न लौटा देख बहुत दुखी होते। आज तुमने मेरी जान बचाई है। भगवान करे तुम्हारे मन की इच्छा जल्दी पूरी हो। इतना कहकर वो मेंढक वापस तालाब में चला गया। रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो और मेंढक के कहे अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। महारानी, हमारी बेटी के नामकरण समारोह में हम दूर दूर के राज्यों में सभी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हम परीलोक की सभी परियों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करें। ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। तो ठीक है, मैं दूर दूर के राज्यों में सभी राजा महाराजा को आमंत्रित करने के लिए सेनापति को भेज देता हूँ और परीलोक में भी सबको आमंत्रित करता हूँ। राजा कृष्णदेव राय परीलोक में सभी परियों को आमंत्रित करने चले जाते हैं, पर भूल से वो काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण संस्कार पर सभी परियां और दूर दूर के राजा महाराजा शामिल होते हैं। काली परी जब सब परियों को वहां गया देखती है तो वो क्रोध में आ जाती है और राजमहल पहुंचती है। राजा कृष्णदेव राय, तुमने सब परियों को आमंत्रित कर दिया पर मुझे बुलाना भूल गए। काली परी, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। जब मैं परियों को आमंत्रित करने गया था तब आप मुझे महल में दिखाई नहीं दी। मैं कुछ नहीं जानती, इस भूल की कोई क्षमा नहीं है। तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि ये इसी समय काली हो जाए, इसका रंग काला हो जाए और कोई भी इसे पसंद न करे। नहीं नहीं काली परी, ऐसा मत करो, मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं। तुम मेरी फूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो? काली परी, मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, इसे श्राप मुक्त कर दो। राजा और रानी काली परी से क्षमा मांगने लगे और बाकी परियां भी काली परी को समझाने लगी। तब काली परी बोली, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर इसका असर कम कर सकती हूँ। राजकुमारी का कालापन सिर्फ तभी दूर होगा जब कोई राजकुमार खुद राजकुमारी को इसी रूप रंग के साथ पसंद करेगा और उससे शादी करने के लिए कहेगा। उसी समय राजकुमारी वापस अपने रंग रूप में आ जाएगी। इतना कहते ही काली परी वहां से चली गई। राजकुमारी के नामकरण संस्कार की विधि संपूर्ण हुई और राजकुमारी का नाम काजल रखा गया। उसके पश्चात सब मेहमान अपने अपने देश वापस चले गए। धीरे धीरे राजकुमारी काजल बड़ी होने लगी। काले रंग की वजह से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उससे नफरत करते थे। राजकुमारी काजल, तुम कितनी काली हो, तुम पर तो कोई भी वेशभूषा सुंदर ही नहीं लगती। अगर ये इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते ना तो हम तुमसे ज्यादा सुंदर लगती। अरे राजकुमारी काजल को कुछ मत कहो, नहीं तो ये राजा रानी को हमारी शिकायत लगा देगी।
हमारे माता पिता ने मना करा है कि हम राजकुमारी के साथ ना खेलें, नहीं तो राजा रानी हमें सजा दे देंगे। चलो चलो, हमें इसके साथ नहीं खेलना। नहीं, मैं माताश्री पिताश्री को कुछ नहीं कहूंगी। तुम सब मेरे साथ खेलो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। रुको। राजकुमारी काजल की बात कोई भी सहेली नहीं सुनती। वो सब वहाँ से चली जाती हैं। राजकुमारी काजल रोती हुई महल में आती है। माँ, मेरा रंग काला क्यों है? मेरी कोई सहेली मेरे से बात नहीं करती, सब मुझसे नफरत करते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, पर हम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं ना। इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ और तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। राजकुमारी काजल इसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी काजल बड़ी हो गई। राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वजह से सारे राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। क्या करें महारानी, हमारी बेटी से कोई भी राजकुमार शादी के लिए हाँ नहीं करता। उसके काले रंग को देखकर सब राजकुमार उससे विवाह के लिए मना कर देते हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी सता रही है। काली परी के श्राप से कब और कैसे मुक्त होगी हमारी बच्ची, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे राजकुमारी काजल है कहाँ? आज वो सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ जाना है, अपना मन हल्का करने के लिए वो जंगल में शिकार पर निकली है। और तो कोई उसका साथी है नहीं, इसलिए वो अकेली ही अपने दुख को मन में दबाए मन बहलाने शिकार पर चली जाती है। अरे, राजकुमारी काजल कहाँ गई? लगता है वो किसी जानवर का पीछा करते हुए आगे चली गई हैं। अब तो एक ही रास्ता है, हम यहीं नदी किनारे बैठकर उनका इंतजार करते हैं। राजकुमारी काजल घोड़े पर सवार धनुष बाण हाथ में लिए शिकार का पीछा कर रही थी। अचानक राजकुमारी ने देखा एक नौजवान दो शेरों के बीच घिरा हुआ है और वो नौजवान निहत्था है। शेर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी काजल उनके बीच जमीन पर तीरों की बौछार से उन्हें डराती है, जिससे डरकर दोनों शेर जंगल की ओर भाग जाते हैं। लाइए, हाथ दीजिए, आप ठीक तो हैं? जी शुक्रिया, बस थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं इन दोनों का भोजन बन चुका होता। वैसे मेरा नाम जयचंद है, मैं पास के राज्य कुशलगढ़ का राजकुमार हूँ। और आपका परिचय? राजकुमारी काजल जयचंद को अपना परिचय देती है। धीरे धीरे जयचंद और राजकुमारी काजल में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी काजल को जयचंद का साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी मन ही मन जयचंद को प्यार करने लगती है, पर राजकुमारी को डर था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह जयचंद भी राजकुमारी को विवाह के लिए मना न कर दे। इसलिए राजकुमारी काजल ने जयचंद से दूरी बनाना ही ठीक समझा। आज 5 दिन हो गए, राजकुमारी काजल मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो होगा? कहीं राजकुमारी काजल का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया? मुझे उनके राज्य में जाकर उनका हालचाल जानना चाहिए। राजकुमार जयचंद राजकुमारी से मिलने महल जाता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है। राजकुमारी काजल, आपने बिना मेरी राय लिए, मेरे से बात किए बिना ये कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? मैंने तो आपसे अभी तक अपने मन की बात कही ही नहीं। राजकुमार जयचंद, इसीलिए आपसे ये बात नहीं की क्योंकि आप देखने में बहुत सुंदर हैं। आपको तो सुंदर राजकुमारियां अपने विवाह के लिए मिल जाएंगी, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने दूरी बना ली। राजकुमारी काजल, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आपकी खूबसूरती मैंने देखी है, आप बहुत सुंदर हैं। आपका मन बहुत सुंदर है। व्यक्ति के रंग से उसकी सुंदरता की पहचान नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार जयचंद के इतने शब्द बोलते ही राजकुमारी काजल का रंग बदलने लगता है और वो वापस अपने रूप में आ जाती है। ये देखकर जयचंद और काजल दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी राजा कृष्णदेव राय और रानी सोमलता काली परी के द्वारा दिए गए श्राप की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजकुमारी काजल का विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार जयचंद के साथ धूमधाम से संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजकुमारी काजल अपने ससुराल विदा हो जाती है। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।